नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और COP30 पर सत्र में कहा, भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर सहयोग का आग्रह किया। केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की घोषणा की। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया और विंबलडन टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए पर्यावरण सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन भारत के लिए पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए फिर से परिभाषित किया जाएगा। श्री मोदी ने पर्यावरण संबंधी कार्रवाई के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक सहयोग का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस एर्से कैटाकोरा और उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडो ओरसियन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। बाद में जलवायु वित्त पोषण पर नेताओं की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए ब्रिक्स साझेदारी की भी शुरुआत होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया के लिए रवाना होंगे। पिछले 57 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं रियो डी जेनेरो में मौजूद हमारे संवाददाता सुधेंद्र से। सुधेंद्र, आज की ब्रिक्स बैठक में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जी देखिए, आज पहला जो सेशन था उसमें पर्यावरण और COP30 के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में जो पर्यावरण, यहाँ पे भारत में पर्यावरण केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, मगर वो हमारे संस्कार का जीता जाता रूप है। और उन्होंने कहा कि भारत के लिए पर्यावरण कोई विकल्प नहीं, ये एक नैतिक कर्तव्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी और मनुष्य का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए पर्यावरण एक दयनीय जीवन का भाग है। और उन्होंने बताया कि जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा तो वो अपनी तरफ से एक अन्य एजेंडा का पुनर्परिभाषित करेंगे अपने भारत में जब ब्रिक्स होगा। जानकारी के लिए धन्यवाद सुधेंद्र। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता की बात जोरदार तरीके से कही। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century, and therefore he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. श्री दम्मू रवि ने यह भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा सभी देशों ने खुलकर की।
उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा करने के लिए ब्रिक्स ब्लॉक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईरान ब्रिक्स द्वारा की गई निंदा के लिए आभारी है। रियो डी जेनेरो घोषणा में अमेरिका और इजरायल का सीधे नाम लिए बिना ईरान पर हाल ही में हुए सैन्य हमलों की निंदा की गई थी। इसमें कहा गया कि लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए सशस्त्र संघर्षों सहित परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा की है। असम के गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रमुख बंदरगाह विस्तार, बढ़ते क्रूज पर्यटन और समुद्री नौकरियों के लिए 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिलघाट, नेमाटी, विश्वनाथ घाट और गुइजान में 3 अरब रुपए के निवेश से नए पर्यटन और कार्गो जेटी बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। श्री धनखड़ ने केरल के कोच्चि में कहा कि अपने क्षेत्र में हर संस्थान सर्वोच्च है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार की घुसपैठ लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। If one institute, the judiciary, the executive, legislature, makes an incursion in the domain of the other, it can create unmanageable problems that can be potentially very dangerous for our democracy. For example, judgments are to be scripted by judiciary, and similarly, executive function is performed by the executive. Because you elect the political executive through elections, they are accountable to you. They have to face elections. But if executive function is done by, let's say, legislature or judiciary, that will be antithetical to the essence and spirit of doctrine of separation of powers. राष्ट्रीय विधि एवं उन्नत अध्ययन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को शांति और सद्भाव पर आधारित विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति केरल की 2 दिन की यात्रा पर हैं। बिहार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर सहित 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की है। सीमांचल के लिए एक नियमित जोगबनी ईरोड ट्रेन की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि 1,156 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि देश की जैव प्रौद्योगिकी व्यवस्था ने 1 दशक में तेजी से प्रगति की है और 50 स्टार्टअप से बढ़कर अब लगभग 11,000 हो गए हैं। आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। यह पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के 24 जून के आदेश के अनुसार बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूचियों में गणना प्रपत्र जमा करने वाले लोगों के नाम शामिल होंगे। आयोग ने कहा कि मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है।
मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज गरज के साथ तेज बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के कई हिस्सों में बारिश, गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बारिश और भूस्खलन से प्रभावित राज्य के सभी क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था, उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बैली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बैली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। SDRF, NDRF, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज पूरे दिन मौसम साफ रहा, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली और हाल ही में हुई तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा सका। एक रिपोर्ट। मंडी जिला सहित प्रदेश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें स्थानीय स्वयंसेवियों के सहयोग से जरूरी राहत सामान और दवाइयां पहुंचाने के कार्य में जुटी हैं। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन व भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की भी सहायता ली जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से लापता लोगों की भी तलाश की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 8 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास, जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्री रेड्डी आज जयपुर में 7 सितारा और 5 सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। माइनिंग सेक्टर आज विकास, जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण तीनों के एक साथ आगे बढ़ रही है। माइनिंग सेक्टर में को प्रोत्साहन करना सरकार का जिम्मेदारी है और साथ साथ आम जनता में, रूरल एरिया में जो माइनिंग सेक्टर के आजू बाजू जिंदगी गुजारने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उस सेक्टर में जो गरीब लोग रहते हैं उनमें भी विश्वास दिलाना हमारा काम है। भारत के यूकी भांभरी और अमेरिका के उनके जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तीसरे दौर के मैच में आज स्पेन के मार्शल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जैबलोस ने यूकी और गैलोवे को कड़े मुकाबले में 6-4, 3-6, 7-6 से हराया। इस बीच इटली के फ्लावियो कोबोली पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और COP30 पर सत्र में कहा, भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर सहयोग का आग्रह किया। केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की घोषणा की। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया और विंबलडन टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांभरी और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।